तो बुक निकालिए। देखो एक मिनट दिखाना इसको। बुक बुक बुक। बेटा ये देखो आप पेज नंबर 284। 284 में वो जो नीचे की तरफ जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसको ध्यान दो। मुझे नहीं चाहिए बेटे, भगवान की दया से थोड़ा मोड़ा पढ़ा हूँ मैं। तुम लोगों का भी तो एग्ज़ाम चल रहा है अभी। एग्ज़ाम तेरा तो हाफ ईयरली। सौरभ का भी नहीं हुआ है अभी। तेरा कितना नंबर? मैं भी ऐसे ही करता था जब स्कूल में था, तो इसलिए मेरे को मालूम है कौन टीचर आता नहीं आता है। हाँ बताओ अब। तुम तीनों का तो पीटीएम ही हो चुका है, तुम लोग तो गए ही नहीं हो। गए थे, सब में ही झंडे फहराए हैं आपने। तुम्हारा मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर का डिफरेंस है बस, पासिंग बोर्ड। तो थोड़ी बहुत और मेहनत करते और सही लिखते तो निकल भी जाते। तो इंटरमीडिएट भूले थे बेटा, कम से कम स्टार्टिंग का और आखिरी का सही लिख देते। और ये तो पता नहीं कौन सा रामचरितमानस पढ़ के गए थे। कितना है? सीरियसली? क्यों ऐसा? पेपर तो आपका अच्छा आया था। ये तो गड़बड़ है फिर आपका बेटा। कहाँ फेल है? पास है वो। ट्वेंटी थ्री। क्यों ऐसा गड़बड़? अरे तो बेटा एमसीक्यू तो सिर्फ 16 मार्क्स का था, 16 मार्क्स को हटा भी दोगे तो 70 में से 16 गया, अभी भी 44 तो बचा है ना, 54 बचा है। तो नंबर तो मालूम होगा। एक ही स्कूल में हो तुम लोग? आप लोगों का पोस्टमेट कहाँ होगा? आप लोगों का प्री बोर्ड है उस टाइम, 1 तारीख से 6 तारीख। अरे तुम लोग ऐसे परफॉर्म करोगे एग्जाम में तब तो फिर हमारे ऊपर ही धब्बा लग जाएगा बेटा। जबकि ऐसा नहीं है कि अपन काम चोरी कर रहे हो या तुम लोग यहाँ काम चोरी कर रहे हो। जब यहाँ पढ़ रहे हो तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? चलो सीक्वेंस रूल देखो। सीक्वेंस रूल होता क्या है इसको समझ लो। 11th में भी था ये, ठीक। लेकिन 11th में हो सकता है आप लोगों ने ठीक से उस चीज़ को ना पढ़ा हो या पढ़ करके भूल गए हो, ठीक। सीक्वेंस रूल के लिए करते क्या है हम लोग, एक वन लाइनर लिख लीजिएगा। सीक्वेंस रूल है क्या? व्हेन द वैलेंसीज ऑफ अ किरल कार्बन, ओ भैया, व्हेन द वैलेंसीज ऑफ अ किरल कार्बन, एक मिनट, आप लोग उसमें भी थे ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन? अरे हाँ, तो उस टाइम पे लिखवाया हुआ है, वही सेम चीज़ ही है, ठीक। क्या लिखे? व्हेन द वैलेंसीज ऑफ अ किरल कार्बन आर गिवन, आर गिवन preferences in decreasing order of, in decreasing order of atomic weight, atomic atomic weight of the directly bonded atom, of the directly bonded
एटम, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, ठीक। यानी कि आपको डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के एटॉमिक वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंसिंग देनी है, ठीक। यही है सीक्वेंस रूल और इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसिंग। अब ये सीक्वेंस रूल जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस बनाते थे तभी भी आता था, और जब आप किरलिटी में डी और एल पता करते हो तभी भी आता है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, ये तो आप लोगों को मालूम है बेटा कि किरल कार्बन को हम लोग शो कैसे करते हैं, एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं एस्टरिक साइन, ठीक। चलो अब शर्त क्या है, ये वो किरल कार्बन है जिसमें चारों के चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, बहुत सारा एग्जांपल देखने के बजाय जो बुक में एग्जांपल है पहले उसी से समझते हैं। देखो तो वो वाले में क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर CHO, यहाँ पे OH है, OH, CH2OH, ठीक। अब देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो ये क्या है, किरल कार्बन। लेकिन इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस वाले कार्बन की स्थिति कैसी है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इस वाले कार्बन की ये 2 वैलेंसी सेम है, यानी कि ये क्या नहीं होगा, ये किरल कार्बन नहीं है। हाँ जी, तो किरल कार्बन होने की शर्त क्या है, ठीक। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, यानी रेस में सबसे पीछे कौन चल रहा है, जो सबसे हल्का है, यानी कि हाइड्रोजन। इसको दे दो आप कितना नंबर, 4th। कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कौन एटॉमिक वेट में सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो ये रेस जीत गया, इसको मिला कितना, 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है और उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। लेकिन इस कंडीशन में जब एक से ज्यादा डबल मतलब सेकंड एटम होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जिसका ज्यादा होगा उसको मानोगे, कौन है ज्यादा, तो ऑक्सीजन की गिनती आएगी। लेकिन यहां पर कार्बन है और कार्बन के साथ में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है और इधर पे, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है और वो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, तो प्रेफरेंस में कौन चला गया, ये 2 और ये हो गया 3। अब आपको चलना क्या रहता है बेटा, आपको चलना रहता है 1 2 3 4। कई बार होता है कि 4 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में आ जाए, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, सिर्फ 1 2 3। चलो तो चल के देखते हैं, अगर यहां से चलेंगे तो क्या आएगा, 1 3 2 हो जाएगा, तो यहां से चलना पड़ेगा अपने को ऐसे, 4 को बीच में से भूल ही जाओ, आप कैसे चल रहे हो, आप चल रहे हो 1 2 3, ठीक। कैसा मिल रहा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको लीवो। तो लीवो को या तो ऐसे लिखते हैं या तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, देख लीजिए बुक, ठीक। अब अगर किसी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, क्यों बोल रहे हैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसके पास है ये किरल कार्बन जिस पर जब प्लेन पोलराइज लाइट गिरेगी यानी कि इंसिडेंट होगी तब ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेशन सेंटर कौन है, ये है रोटेशन सेंटर, इसीलिए इसको दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। याद है ये नाम, मैंने सब लिखाया पढ़ा रखा है आपको, लेकिन आप ही कामचोर निकल रहे हैं, सब पढ़ ही नहीं रहे हैं कोई ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। प्लस मैंने उस टाइम पे एक चीज और सिखाई थी कि जितने डिग्री से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो डिग्री ऑफ रोटेशन कहलाएगी अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। अगर स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू, अच्छा ये ऐसा भी लिखाता है, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू अल्फा डी भी लिखाता है, ठीक। चलो अब ऐसे किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब आप मिरर के सामने रखेंगे तो क्या बनता है, इसका मिरर इमेज। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो ये मिरर है और आप मिरर के सामने ऐसे करके खड़े हो गए, तो जो ये जिस हाथ में ये पेन है ये मिरर से दूर है, ये मिरर है तो मिरर से दूर है, तो इमेज में भी वो मिरर से दूर बनेगा। तो मिरर ये है, मिरर के पास में कौन है, OH,
तो यहाँ बनेगा OH और ये मिरर से दूर है तो यहाँ बनेगा H। यहाँ पे तो रहेगा CHO और यहाँ रहेगा CH2OH। अब नंबरिंग देके देखो, इसको मिलेगा 1 2, चलो ऐसे कर लेता हूँ 3 4। अब फिर से चलोगे, कैसा मिला? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस हिसाब से हम लोग जज करते हैं? मान के चलो कि ये घड़ी पहने हो तो घड़ी का कांटा ऐसे घूमेगा तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ये वैसे ही तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्या है? डेक्स्ट्रोफॉर्म। या इसी को आप कैसे लिखते हो? प्लस। तो याद करो हम लोगों ने ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा और उसके बाद में देखा है प्लस माइनस, तो वो प्लस और माइनस का क्या मतलब? डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और कुछ नहीं है, ये वही चीज है जिसको आप पी रहे हो घर में, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा, वो वही है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आया समझ में? ठीक। तो यहां क्या क्या चीज अपने को मालूम चली? पहली चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, दूसरी चीज अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो किस बेस पे कर रहे हैं हम लोग? सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3। और उसी का जब मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या बनेगा? अगर लीवो है तो उसका मिरर डेक्स्ट्रो बनता है, डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर लीवो बनता है। अब इसको उठा के रख दो पूरा पूरा, इसके ऊपर क्या क्या चीजें ओवरलैप करेंगी? किरल कार्बन को ढक लेगा, CHO ढक लेगा और CH2OH, लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर OH और इस ये वाला OH के ऊपर, यानी कि पूरा पूरा सुपर इंपोज नहीं हुआ। तो ऐसे सेट ऑफ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाता है इनेंशियोमेरिज्म, ठीक। अब इतने कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ग्लूकोज पे अप्लाई करना है। चलिए जल्दी से लिखिए जो जो चीजें लिखने की है। और ये जो चीज बन के तैयार हुई है इसी का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड जी। डेक्स्ट्रो भी होता है, लीवो भी होता है, क्योंकि अभी इनका मिक्सचर करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर भी बनेगा। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको इंडिविजुअली इसी कंपाउंड को लेके समझा रहा हूं, फिर इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे ग्लूकोज पे। कहाँ? हाँ, कौन सा कौन सा? ये वैलेंसी तो अलग है ना भाई। यहाँ पे ये पूरा ग्रुप इसकी एक वैलेंसी है, वहां पे वो पूरा ग्रुप एक वैलेंसी है। तो ये वाला जो ग्लिसरैल्डिहाइड है जो पहले हम लोगों ने बनाया है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ग्लिसरैल्डिहाइड क्या लिखाएगा? या तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड या तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो क्या लिखाएगा?
एल ग्लिसरैल्डिहाइड या तो माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड, नेगेटिव ग्लिसरैल्डिहाइड, और वो वाला क्या है, डेक्स्ट्रो है, यानी कि या तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड या तो प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, चलिए अब इसी में अगली चीज, मतलब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग ये लिखे बेटा, सेट ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दिस इज कॉल्ड इनेंशियो, ये प्रोसेस कहलाता है नॉन इनेंशियोमेरिज्म, और ये कहलाते हैं आपस में इनेंशियोमर्स। डन। चलो अब इसमें अगली चीज आती है कि अगर मान लो आपने एक किसी कंटेनर में, किसी वेसल में इक्वल क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो मिला दिया, तब क्या होगा। ठीक, तब उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो अगली चीज इसी में ही हम लोग सीखने वाले हैं, रेसिमिक मिक्सचर। बस वही। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है, जब एक ही कंपाउंड का डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म आप कितना कितना मिलाएंगे बेटा, 50-50%। अच्छा 50-50% का मतलब क्या है, आधा आधा, और उसको आप इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या बोलेंगे, 1:1। तो ये जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ है, ये मिक्सचर ही क्या कहला रहा है, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर बनाने का प्रोसेस कहला रहा है रेसिमाइजेशन। ठीक, अब रेसिमिक मिक्सचर में क्या कहानी, आधा मिक्सचर तो चाहेगा कि कैसा रोटेट करके दे वो, क्लॉकवाइज, जबकि आधा हिस्सा क्या चाहेगा, कैसा रोटेट करके दे, एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्ट क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अपने को क्या मालूम चला कि रेसिमिक मिक्सचर में किरेल कार्बन एटम भी है और उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट भी इंसिडेंट करा रहे हैं, फिर भी वो रोटेट नहीं कर पा रहा, यानी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, तो इस, चलो एक काम करो, पहले इतना लिखो, फिर इस चीज को मैं लिखवाता हूं आपको। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, D और L फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड आर मिक्स्ड इन 1:1 रेशियो या 50% मिक्सचर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एंड द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मिंग रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। डन। चलिए अब इसमें नोट करके लिखिएगा 100 का, हाँ जी 100 का नोट बनाइए, 100 रुपए का, और इसमें लिखिए रेसिमिक मिक्सचर्स आर, रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। Optically inactive as half of the mixture tends to be dextrorotatory while the other half being levorotatory, बेटा लीवोरोटेटरी एक वर्ड है, अलग अलग मत लिखो। अरे अगर अलग अलग लिख देते हैं तो बीच में एक बस डैश डालते हैं बेटा, हाइफन। लीवो, ये दे, अब काट के दोबारा लिख भी रहा है तो हाइफन दे के लिख रहा है। आज कुर्बानी ही दे दोगे मिस्टर हबीबुल्ला। चलिए हो गया, अरे हो गया, ठीक। लाइन चेंज करके लिखिएगा, thus it is
ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो हम लोगों ने इस लाइन में स्टार्टिंग में यही लिखा कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन डेक्स्ट्रो है जबकि हाफ ऑफ द पोर्शन लीवो है। ठीक, तो आधा हिस्सा उस मिक्सचर का चाहेगा कि क्लॉकवाइज रोटेट करे जबकि आधा हिस्सा चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। रिजल्ट क्या होगा? ये रहेगा ना घर का ना घाट का। डन। चलिए अब इसी में नोट करके लिखिएगा। अब ये नोट थोड़ा ज़्यादा महंगा है, ये है 500 का नोट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें क्या लिख रहे हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, ऑप्टिकल inactivity can be observed within the same molecule, within the same molecule or compound, same molecule or compound, full stop नहीं, full stop नहीं, कॉमा कर लो इसको, कॉमा, being called, being called, जैसे being human वैसे being called, being called the meso compound। याद है बेटा लास्ट क्लास में हम लोग मीजो कंपाउंड देखे थे और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मीजो कंपाउंड होने की शर्त क्या है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में कुछ किरेल कार्बन डेक्स्ट्रो कर दे और उतने ही नंबर ऑफ किरेल कार्बन लीवो शो करना चालू करें, तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो अपने आप में ही बिना रेसिमिक मिक्सचर के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? मीजो कंपाउंड। ठीक, और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ग्लूकोज के पास कितने हैं किरेल कार्बन? 4, लेकिन उसके पास कितने हैं? फ्रक्टोज के पास 3। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है? ग्लूकोज में, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तब पॉसिबल है कि वो आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो हो, लेकिन ऑड नंबर में क्या हो सकता है? एक कोई एक ऐसा रहेगा जो या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो होगा। ये भी डन है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, और ये क्वेश्चन इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन ग्लूकोज, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन ग्लूकोज। इन ग्लूकोज। ठीक, 3 मार्क्स यानी कि सेक्शन सी के लायक क्वेश्चन है ये। क्यों और कैसे बताओ ना। अभी पढ़े बेटा। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी 2 कंडीशन से पॉसिबल है। कब? जब पहला रेसिमिक मिक्सचर यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज को आप हाफ हाफ मिक्स कर दो तब, और दूसरा जब ग्लूकोज का खुद का ही मॉलिक्यूल कैसा निकल जाए? मीजो कंपाउंड। डन। चलिए तो इसका आंसर लिखिएगा। आंसर भी मैं आपको शॉर्ट में लिखा देता हूं कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन ग्लूकोज, ये आंसर है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन ग्लूकोज कैन बी, इन ग्लूकोज कैन बी द रिजल्ट ऑफ, कैन बी द रिजल्ट ऑफ, कोलॉन का साइन नीचे लिखिएगा ए, रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन, और इसमें डैश देकर के क्या लिखेंगे आप? हाइफन देके 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो ग्लूकोज आर मिक्स्ड। 50% डेक्स्ट्रो एंड, भैया आप थोड़ा इंसानियत के नाते लिखेंगे क्या? थोड़ा दया कीजिए पढ़ने वाले पे भी।
क्या लिखा, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो आर मिक्स्ड, ठीक। तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का जो मिक्सचर बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, जो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। और सेकंड क्या, हाँ, मीसो कंपाउंड, यानी या इसको एक काम करो, मीसो कंपाउंड मत लिखो, इसको लिखो मीसो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मीसो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक। इसमें डैश करके लिखिएगा व्हेन आउट ऑफ, when out of 4 chiral carbons of glucose, when out of 4 chiral carbons of glucose, 2 atoms are dextro, while the other two are levo, ठीक। हाँ, अब इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, हाँ, नोट करके क्या लिखना है, हाँ चलेगा, इस नोट में लिखो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली जो लिखना चाहो, there is no mesoform of glucose, ठीक। डन। तो मीसोफॉर्म जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर होता तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, ठीक। देखो अगर 3 नंबर का है तो उसमें थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, तो 3 नंबर में पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके लिए, रेसेमाइजेशन, जो कि ग्लूकोज शो करता ही है, ठीक। और सेकंड प्रोबेबिलिटी हो सकती थी क्या, मीसोफॉर्म, मतलब प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ग्लूकोज का कोई मीसोफॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर होता तो वो भी क्या होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर सिर्फ इतना लिख करके आपके लिखाई की लेंथ के हिसाब से अगर कितना मिलता, सिर्फ 2 नंबर, तो ये लिखने से आपको 1 नंबर और खींच के दे ही देंगे। लेकिन उस चीज को नीचे लिखना मत भूलना नोट को, कि प्रैक्टिकली देयर इज नो मीसोफॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आया समझ में, ठीक है। और वो जहां पे देयर इज नो लिखा है तो नो से लेके ग्लूकोज तक अंडरलाइन भी मार दो, क्योंकि वो चीज हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करने बैठेगा उसके पास ये सोच करके बैठो कि प्रैक्टिकली इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन पढ़े, तो जितना लिखोगे वो आराम से साफ साफ सामने दिखना चाहिए। हो गया भाई, चलिए अब क्या, हाँ, अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने को किस में अप्लाई करना है, ग्लूकोज पे अप्लाई करना है, ठीक। तो अब एक चीज लिखिएगा स्टार मार्क करके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। अब यहां आप अपनी बुक की मदद ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बुक में देखिए तो कोई प्लस ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, यही, अरे जो हम लोग पढ़ते हैं वही वाला ही है, हाँ। हाँ वो भी चलेगा, कोई सा भी एक फॉर्म ले लो। ये है क्या,
जैसा भांग खाए टाइप क्यों जवाब देता है यार। जो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं तो उसका जवाब दे रहा है। 3 4 5 6, इन दोनों में यहाँ पे ओ एच ओ एच, यहाँ पे एच एच, अब यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यही है ना। ठीक, ये क्या है, ये है डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब आपको मालूम है डेक्स्ट्रो का मतलब वो कैसा रोटेट करके देगा, क्लॉकवाइज, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस भी लिखते हैं। तो आपकी बुक में इसको कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा होगा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक, मतलब उसका यही है कि डेक्स्ट्रो है तो वो वैसे भी क्या बनेगा। हाँ, अब यहां पर जो है ये अल्फा भी हो सकता है, ये बीटा भी हो सकता है, किस बेस पे, C1 और C2 के बेस पे। याद है वो नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, पेज नंबर कितना है ये, 285 में जो नीचे के दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें वो ऑक्सीजन शेयर हुआ रखा है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3, तो उसमें देखो उसमें अल्फा और बीटा किस बेस पे है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया है। C1 और C2 का OH अगर सेम साइड है तो वो अल्फा है, और ऑपोजिट साइड है तो वो बीटा है। ठीक, लेकिन है वो कौन सा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही, यही है ना। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसमें आपको अच्छे से मालूम है स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन है, ये 4 कार्बन। जब आप इसको बिठाएंगे कहाँ, आईने के सामने, तो ये अपने को पाएगा बहुत खूबसूरत, और ये दिखेगा कैसा, बिल्कुल उल्टा। 3 2 5 CH2OH। लेकिन अब वही सेम कहानी, ये जो मिरर है इसकी तरफ जो हाथ है वो इमेज में भी पास दिखेगा, और जो हाथ दूर है वो इमेज में भी दूर दिखेगा, यानी ये हो गया H, इधर पे H, इधर पे OH, इधर पे H OH, बस। ठीक, ये 4 किरल कार्बन अभी भी है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, अब ये कैसा हो गया बेटा, लीवो ग्लूकोज। अच्छा, लीवो ग्लूकोज है मतलब वो क्या होगा, माइनस साइन वाला। ठीक, अब इसको उठा के अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे तो CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, चारों किरल कार्बन सुपर इम्पोज हो जाएंगे, और ये वाला ग्रुप सुपर इम्पोज होगा। लेकिन ना तो ये वैलेंसी सुपर इम्पोजेबल होंगी पूरी पूरी, और ना ही ये, तो ये आपस में क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, इनेंशियोमेरिज्म। बस, चेंज नहीं होगा, नहीं, जो एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पाएंगे, तो वो चीज कहला रही है क्या, इनेंशियोमेरिज्म। डन। ठीक, यहां एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन।
हो गया। चलो अब दो चीज़ें अपने लिए बचती हैं ग्लूकोज में समझना, एक है म्यूटा रोटेशन और एक है एनोमेरिज्म, ठीक, या एनोमर्स जिसको बोलते हैं। एनोमर जो है वो आपको ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, एनोमर किस में आएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर, या जिसको आप मतलब ये कह लो साइक्लिक स्ट्रक्चर में। याद है बेटे मैंने इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को सिखाया है कि कैसे हम लोग साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और मैंने उस टाइम पे भी ये बताया था कि वो स्ट्रक्चर कैसा, असल में सिर्फ एक शीट है हेक्सागोनल टाइप की, उसके ऊपर और नीचे वाली बात है बस, ठीक। तो चाहे आप ऊपर ऊपर पूरा एक जैसा बनाओ या नीचे नीचे एक जैसा बनाओ, फिर वो बुक के जैसा हो चाहे बुक से डिफरेंट हो, मतलब एक ही रहता है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि क्यों बुक वाले को प्रेफरेंस देना है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉपी जिस भी टीचर के हाथ चढ़े वो अभी अभी का नया बीएससी बीएड टाइप का हो या फिर एमएससी बीएड टाइप का हो, तब वो बेचारे को मालूम ही नहीं रहेगा, ठीक। वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग लगाना ही नहीं उसको, तो उस कंडीशन में नंबर कट सकते हैं। चलो अब आता है एनोमर। एनोमेरिज्म बस इतना ही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा किस बेस पे आ रहा था, एक घूसा मारूंगा पेट में, C2 कार्बन और C1 कार्बन का अगर OH OH सेम था तो वो था अल्फा, और ऑपोजिट था तो वो था बीटा, ठीक। तो ये जो दो मतलब ये जो बेसिक डिफरेंस है, और उसमें भी देखो C1 तो सेम है, C2 ही जो है वो चेंज हो रहा है। अगर C2 C1 के अकॉर्डिंग है तो अल्फा है, और C1 जो सॉरी C2 जो है वो C1 के ऑपोजिट है तो वो बीटा है, बस इतना ही है ना। यानी एनोमेरिक फॉर्म में क्या होता है या एनोमेरिज्म में क्या होता है कि वो जो साइक्लिक फॉर्म है अल्फा और बीटा का, उसमें सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक C2 में, और वो भी किसके कारण, उस OH ग्रुप के कारण। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक पोजीशन, एनोमेरिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक पोजीशन ऑफ OH ग्रुप at C2 in साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जो एनोमेरिक पोजीशन ऑफ OH ग्रुप जिसमें C2 अगर C1 के सेम है तो अल्फा, C2 C1 से ऑपोजिट है तो बीटा, बाकी सारी चीजें सेम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर है वो दोनों एक दूसरे के। कौन कौन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, डन। अब आओ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन शायद आपकी बुक में नहीं दिया होगा, या दिया है, कोई बात नहीं, बहुत आसान सी चीज है, वो पेज नंबर 285 देखो, उसमें 285 में क्या है, जो स्ट्रक्चर 1 है वो अल्फा है और जो स्ट्रक्चर 2 है वो बीटा है, ठीक है। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है बेटा कि अल्फा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू है वो अराउंड 150 डिग्रीज होता है, अराउंड, ठीक। जबकि ये वाला जो है कौन, बीटा, बीटा वाला जो है वो अराउंड 90 और 96 के आसपास होता है। लेकिन ये वाला जो है बीच में यानी कि इक्विलिब्रियम वाला स्ट्रक्चर, तो उसको चाहो तो आप लिख लो, जो सेंटर में हो वो क्या है, मतलब ये वाला, ये है ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम वाला स्ट्रक्चर। क्यों इसको इक्विलिब्रियम मान रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली, ना वो अल्फा है ना वो बीटा है, ठीक। इसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ना तो 115 है ना ही 92 96 है, ठीक। जबकि इसके लिए क्या आता है, एग्जैक्ट है ये वैल्यू 52.7 डिग्री, जो ना अल्फा के बराबर ना बीटा के बराबर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, जिसमें ये म्यूटा टर्म का मतलब होता है म्यूचुअल, ना इसका ना उसका, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। लिख लो, पहले हेडिंग डालिएगा एनोमर्स। क्या म्यूटा रोटेशन लिख रहे हैं पहले, ठीक है, म्यूटा रोटेशन लिख लीजिए। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, वाह मेरे साइंटिस्ट,
forms of D-glucose, alpha and beta forms of D-glucose have different specific rotation values. स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यूज। बेटा इसको लिखे हो क्या थोड़ी देर पहले? स्पेसिफिक रोटेशन किसको बोलते हैं हम लोग? लिखे हो? लेकिन उसकी डेफिनेशन लिखे हो? नहीं लिखे हो? तुम सब पे मेरे को भरोसा था। लिखो, अब ब्रैकेट ओपन करो। स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू क्या होती है उसको लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। द एंगल बाय विच WHICH वाला विच, एक विच WITCH भी होता है। चुड़ैल होती है, होता नहीं है। आप लोग मेरी बात को गलत ना लें। आप, मैंने जो बोला चुड़ैल होती है। हाँ भाई, क्या लिखा? द एंगल बाय विच एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द एंगल बाय विच एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड rotates the PPL. Now what do we mean by PPL? Plane polarized light. होता क्या बेटा plane polarized light? And how does it different than the ordinary light? ऑर्डिनरी लाइट अपने सोर्स से एमिट होने के बाद हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली प्रोपगेट करती है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट अपने सोर्स से एमिट होने के बाद सिर्फ जो सोर्स है उसी के डायरेक्शन में ही प्रोपगेट करती है, जैसे लेजर लाइट जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि जब लाइट का पोलराइजेशन यानी ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो जाता है। ठीक, ऑर्डिनरी लाइट जिस भी डायरेक्शन में जाती है, मान लो अगर इस लाइट की कुछ भी एनर्जी होगी तो हर डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल से वो टकराएगा वो सब उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रैंडमली वाइब्रेट करेंगे, मॉलिकुलर वाइब्रेशंस। ठीक, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट में क्या है, जैसे मान लो एक लाइट है जिसने प्लेन पोलराइज लाइट निकाली जो इधर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। ठीक, और इसके लिए शायद आप लोगों ने एक डायग्राम क्लास 10th में निकोल प्रिज्म पढ़े हो फिजिक्स में, उसमें एक था डायग्राम कि निकोल प्रिज्म में से जब आप ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हो तो वो ऐसा टाइप का एक डायग्राम था ना। अरे था, हाँ या ना? तो ये डायग्राम क्या शो करता है बेटा, ये एरोज, कि ये पीपीएल ऐसा जा रहा है और उस जहां से भी वो जा रहा है वहां के मॉलिक्यूल सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन शो कर रहे हैं, तो ये होता है पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्या लिखा, द एंगल बाय विच एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द पीपीएल, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब क्या बन रहा है स्टेटमेंट, specific rotation values, comma, but in their equilibrium structure, their अल्फा का मतलब, इसको ऐसे लिखना, ऐसा, ए नहीं रे, ऐसा, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू, थोड़ी देर पहले भी बताया था। हाँ, देयर, ऐसा, अल्फा डी इज कंप्लीटली डिफरेंट, देन THAN, देन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ठीक, क्या लिखा उसके बाद, हाँ, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन।
उसके नीचे लिख लो इसका एक एग्जांपल भी। एग्जाम्पल लिखो, ऐसा लिखना, अल्फा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर ये वाला है जो कि कैसा है, ओपन चेन या लीनियर, ठीक। जबकि जो उधर का स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 है, यानी कि अल्फा और बीटा, वो क्या है, वो ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड हो चुका है, मतलब वो वहां रिंग बन चुकी है, ठीक। तो वो दोनों देखने में भले आपको लीनियर लग रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन किसका है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का है, ठीक। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये ओपन चेन या लीनियर फॉर्म, ठीक। और यहां क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक। तो अब करना क्या है आपको, आप लोगों को मिक्स करना है इनको थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कैसे, इसको आप लेने वाले हो 36% किसी मिक्सचर में, ठीक। अच्छा, अल्फा, इसके लिए अल्फा डी ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू कितनी है, ये है +112 डिग्री, हाँ जी। और बीटा डी ग्लूकोज ये आप मिला रहे हो कितना, 67%, 36 ये है तो 67 वही होगा, तो 100 में से माइनस कर रहे हैं। इसके लिए अल्फा डी ग्लूकोज जो सॉरी अल्फा डी की वैल्यू जो है, यानी क्या है ये अल्फा डी, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू, ये है +18.7 डिग्रीज है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक घूसा मारूंगा पेट के अंदर ना। ठीक। लेकिन जो इन दोनों का इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर आ रहा है, इसके लिए अल्फा डी वैल्यू जो है ये कितनी है, 52.7 डिग्री, ठीक। अभी तक की क्या कहानी आपको मालूम थी कि अगर 50-50% होता तो ये पूरा कैंसल आउट कर देता, कंडीशन कहलाती रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया कॉम्पोजिशन, इसको ले आए 36, उसको ले गए 64। तो अब जो इक्विलिब्रियम आ रहा है स्पेसिफिक रोटेशन का, मतलब इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में, वो कितना आ रहा है 52.7 डिग्री, जो कि दोनों मतलब वो वैल्यू बढ़ गई है और इसकी वैल्यू, ठीक। तो ये जो म्यूचुअल वैल्यू आई है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूटा रोटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ग्लूकोज के लिए। अभी तक तो, बाकी आप एग्जाम में क्या बोल के आएंगे इसको मुझे नहीं पता। जी,
अब हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या बेटा, एनोमर्स। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसको सरल भाषा में समझा कि एनोमर क्या है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज। लिख लियोगे इसको, अरे बुद्धि के देवता, लिखो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज in cyclic structure, in cyclic structure differ only in the anomeric position, in the anomeric position of हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा हाइड्रोक्सिल वैसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द C2 एटम, एट द C2 एटम, ठीक, दे आर कॉल्ड एनोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एनोमेरिज्म। अच्छा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होंगे, दोनों भी होंगे। अल्फा और बीटा जो है उसको डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ C2 में, तो उसको भी उठा के एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कराओगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो एक चीज दिमाग में बिठाओ और समझो, अगर ओपन चेन को आप नॉन सुपर इम्पोजेबल बता रहे हो तो वो क्या कहला रहा है, इनएंशियोमेरिज्म। और उसी इनएंशियोमेरिज्म को जब आप साइक्लिक फॉर्म में ले जा रहे हो तो वो क्या कहला रहा है, एनोमेरिज्म। आया समझ में? तो एनोमेरिक फॉर्म अगर पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर का, और इनएंशियोमेरिज्म पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, ओपन चेन या लीनियर स्ट्रक्चर का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, उसको लिख लो अपने याद करने के लिए कि एनोमर, वो ऊपर में जो व्हाइट स्पेस है ना पेज में, उसमें कि एनोमेरिज्म जो है ये कहाँ शो करना है अपने को, साइक्लिक में, जबकि इनएंशियोमेरिज्म किस में शो करना है बेटे, अरे बोलो, यस, ओपन चेन या लीनियर फॉर्म में, ठीक। चलिए अब हेडिंग डालिएगा न्यूक्लिक एसिड्स। नहीं, डीएनए आरएनए नहीं पढ़ा है मैंने, अरे नहीं पढ़ा है भाई डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है उसके, ओ एक मिनट, ठीक, अच्छा याद दिलाया। अभी ये है डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जिसमें सेल्यूलोज और ये सब देखना है। तो मान करके चलो प्रोबेबली दिस चैप्टर विल टेक 1 मोर क्लास ओनली, तो उसी एक क्लास में, हाँ, इसमें क्या ही बताना है आपको, अल्फा बीटा पहचानने आ गया है, अल्फा बीटा बनाना है, उनके बीच में से एक H2O निकालना है, बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आप लोगों को मेरे को सेल्यूलोज और वो बताना है बस, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब, ये खत्म। डीएनए आरएनए में तो हम लोगों के लिए केमिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग उतना ही देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। अपने लिए ना तो वो डीएनए का वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मायने रखता है, ना उसका रेप्लिकेशन मायने रखता है, ठीक। अपने लिए क्या मायने रखता है, एडेनिन प्यूरिन। हम लोगों के लिए बेस रेशियो भी मायने नहीं रखता, ठीक, कि मतलब प्यूरिन और मतलब रेशियो ऑफ प्यूरिन टू पिरामिडिन इज कॉल्ड बेस रेशियो, अपने लिए वो मायने नहीं रखता। हम लोगों के लिए मायने क्या रखेगा, जो पेंटोज शुगर है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, उनका स्ट्रक्चर, बस। तो एक क्लास और फिर ये चैप्टर पूरा खत्म। इसके बाद क्या पढ़ना चाहोगे, डीएनएफ, ठीक है, उसके बाद अमाइंस, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैं बोलता हूं पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ो, नहीं उसलिए नहीं, क्योंकि अगर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ोगे ना तो उससे पहले थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कराना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट में टेबल दिया हुआ है, कौन सा वाला, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, वो उस डेटा की जरूरत अपने को डीएनएफ ब्लॉक में पड़ती है।
ठीक, तो पहले कोऑर्डिनेशन निपटा लेते हैं, फिर डीएनएफ चालू करेंगे। 3 क्लास अमाइंस खत्म है। देखो मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी, अभी फिर बोल रहा हूँ, अभी हाफ ईयरली में आप लोगों का रिजल्ट जैसा भी आया हो, अपना टारगेट क्या है, पहले बोर्ड में 70 में 23 लाना, और 23 लाने के लिए अपने को 4 चैप्टर कम से कम में अच्छे तैयार करने हैं। तो उन 4 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन ही होने वाला है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को प्रेफरेंस दो। सेकंड प्रेफरेंस में आप दीजिएगा किसको? नहीं, केमिकल काइनेटिक्स। उस पूरे चैप्टर में क्या है? 2 ही इक्वेशन, और 2 ही इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आना चाहो तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्डिहाइड कीटोन, वो इजी है, खतरनाक इजी है वो। ठीक, हाँ, तो पहले तो अपने मतलब सहूलियत के 4 चैप्टर ढूंढने हैं जो आपको 23 नंबर दिलाएं, ताकि आप पास तो हो जाओ। उसके बाद बाकी के चैप्टर पकड़ेंगे स्ट्रेटेजिकली, जिससे आप लोगों का एग्रीगेट बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास। आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल सर ने पोस्ट कर दिया होगा।